मैं भेड़ चढ़ाऊंगी, मैं खाना बनाऊंगी और ये हमारा पहाड़ों वाला घर होगा। हाय, मैं राब्या हूँ एंड हेलो एंड वेलकम टू ट्रिप टू पहाड़ सीरीज पार्ट 4। अगर आपने किराई लेक का पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाके आप उसे देख लीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन्स ना हो। और ट्रैक के इनिशियल में हमारा ग्रुप काफ़ी ज़्यादा छोटा था, लेकिन ट्रैकिंग का ग्रुप 11 मेंबर्स का था और ट्रैकिंग के दौरान हमारी बाकी टीम मेंबर से भी वार्तालाप शुरू हो चुकी थी। हम आपके साथ ही तो आए थे, आप ही की बस में थे, भूल गई क्या? हमने सीट एक्सचेंज की थी। हम तो पीछे बैठे थे ना? नहीं, आगे बैठे थे ना? आगे बैठे थे, पहले सीट हमारी आपके सवाली थी। अच्छा, तो यार मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। उस टाइम हम नहाए हुए नहीं थे। हाँ, अच्छा के नहा लिया ना, पहले बहुत चोमू लग रहा भाई वो दिख भी नहीं दिया वहाँ। ले सकता हूँ ब्लॉग में? यहाँ एक इंसान अगर दिख रहा हो तो बताना। ट्रैकिंग के इनिशियल में हम लोग एक दूसरे के लिए अनजान थे, इसलिए हमारी उतनी अच्छे से वार्तालाप नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे हम ट्रैकिंग कर रहे थे और ट्रैक के व्यूज़ सुंदर होते जा रहे थे, वैसे ही हमारे रिश्ते भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जा रहे थे। हम स्ट्रेंजर्स से दोस्त बन चुके थे एंड ट्रैक के रास्ते भाई साहब जितने खूबसूरत उतने ही ज़्यादा खतरनाक थे, क्योंकि आप देख सकते हो कि इन पत्थरों पे से पानी की स्ट्रीम बह रही है। अगर हमारा गलती से भी पैर फिसलता है तो चोट लगना लाजमी है, इसीलिए एक एक कदम आपको फूंक के चलना पड़ेगा, नहीं तो नजर हटी और दुर्घटना घटी। देखिए, ऐसे मैं बोल ही रही थी और तब तक मेरी महिला मित्र सिया गिर जाती हैं क्योंकि उनका पैर फिसल जाता है। इसीलिए अगर रास्ते बेहद खूबसूरत दिखे तो अपनी निगाहों का जोर अपने कदमों पे दीजिएगा, क्योंकि फिसलता पैर खाई की ओर ही ले जाएगा आपको। और यहाँ की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं, और हम यहाँ पे खड़े होकर के उस सीनिक ब्यूटी को फील कर रहे थे। एंड देन मी एंड सिया वाज डिस्कसिंग कि हम यहाँ घर बनाएंगे। सिया, मैं भेड़ चढ़ाऊंगी, मैं खाना बनाऊंगी और ये हमारा पहाड़ों वाला घर होगा। ये वाला भाई दिखा तो। भाई जिस दिन हमारी यूनिवर्सिटी से हमारा दिल उठ गया ना, हमारा घर यही होगा। भाई बहुत अच्छा था भाई। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था, व्यूज देखने के बाद। मजा आ रहा? इसमें बताना है। आपने वो दिल्ली वाली बात नहीं है ना? क्यों? तुमने कितना दिया? 1200 रुपए। भाई की मार्केटिंग स्किल्स अच्छी है, लड़कियों से भी अच्छी। नहीं, हमने बस उन्हें एक झूठ बोला था। क्या? हमने होटल वाला झूठ तो किया ना, समझ नहीं आया। इनसे बात हो रही थी, हमने बोल दिया तो होटल वालों ने बोलता हमारा ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन हमने बोल दिया। भाई तो अगली ट्रैक भाई करेंगे, हम करेंगे ट्रैक। क्यों भाई? ठीक है। और फिर हमने कैंप वाले को बोला, हाँ। थोड़ा आप पीछे हो, थोड़ा हम आगे आते हैं। अच्छा 1200 पे डील डन। भाई, वैसे तो मेरे चश्मे में सेक्सी लग रहे हो। मैं पैदा ही किया तो। भाई के लिए तो लाइन है कि 2 रुपए की पेप्सी, भाई लगे सेक्सी। ठीक है भाई, गालियाँ मत देना कुछ। भाई को गालियाँ नहीं पड़नी चाहिए। तेरी अच्छी बोलती है। नथिंग। क्या शेयर करनी था? फोन? नहीं, हाँ, वीडियो। फोन नहीं चाहिए तेरी। स्किल्स की तारीफ हो रही है दोस्तों। दोस्तों, फोन की तारीफ हो रही थी, स्किल्स तो इसके एवरेज है। अभी वो जब YouTube पे आएगा तब देखना। लेट्स सी गाइस। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है? तो मेरे 11 मेंबर्स की टीम में 2 और मेंबर्स हैं जो यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करते हैं, तो आप उनके भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और अब हम ट्रैकिंग करते करते इतने ऊपर आ चुके हैं कि खाई की गहराई धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। यही सब वीडियो देख के तो मेरी माताश्री मुझे ट्रैकिंग पे नहीं जाने देती है। एंड देखिए, मेरी महिला मित्रों की एनर्जीज जो है अब धीरे धीरे ड्रेन हो चुकी है, लेकिन उनके पीछे जो रजनीश भैया हैं, हमारे गाइड भैया, उनकी एनर्जी बिल्कुल भी ड्रेन नहीं हुई है, क्योंकि पहाड़ी लोगों की अलग ही एनर्जी होती है। और हम सारे ही थक चुके थे, इसलिए हम एक छोटू सा ब्रेक ले लेते हैं और थोड़ी देर रुक जाते हैं ताकि हम अपनी एनर्जीज़ को रिफ्यूल कर सकें। एंड जहाँ हम रुके थे वहाँ के नज़ारे, जस्ट टेक अ मोमेंट फॉर दिस।
यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है। इसके पीछे कई मान्यता, कई कहानियाँ हैं जिसके बारे में मुझे तो ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन हमारे जो को मेंबर हैं उनको इसके बारे में ज़्यादा पता है क्योंकि उन्होंने थोड़ी बहुत इसके बारे में रिसर्च करी होगी। तो अब मैं माइक उनको हैंड ओवर करती हूँ। मेरा नाम जीतू है, हम राबिया के साथ ट्रैक कर रहे हैं और यहाँ पर ये एक मंदिर है, शिव मंदिर है ये, लेकिन इनके साथ में आप देख सकते हो एक मूर्ति और भी है, ये वाली। तो इसकी हिस्ट्री ये है कि जैसे हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, ऐसे एक अंकित नाम का लड़का ट्रैक करता है जो बाहर से कहीं से आया था और जब वो लेक पे अपने समिट पे था, वहाँ पे उसको चेस्ट में थोड़ा सा पेन फील होता है। उसके बाद वो अपने गाइड को बोलता है, तो जब तक वो लोग उसको नीचे लेके आ रहे थे, क्योंकि ट्रैक बहुत लंबा और काफी डिफिकल्ट भी है, तो जब तक वो लोग उसको नीचे लेके आ रहे थे, इस पॉइंट पे आके उनकी डेथ हो जाती है। तो उनके पेरेंट्स ने उनकी मेमोरी में ये मंदिर बनवाया है। आपको एक बार मैं पास, और हाँ, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं पहाड़ों के ऊपर। ये एक लौती कहानी नहीं है, पर ऐसी कुछ कहानियाँ जो दब जाती है या फिर वहाँ के सिर्फ लोकल्स को पता होती है। अगर आप लोकल्स के साथ बैठोगे तब आपको इन कहानियों के बारे में ज़्यादा पता चलेगा। तो मैं और मेरी महिला मित्र सिया, शी इज वेरी टायर्ड एंड भाई आई रियली अप्रिशिएट हर कि बिगिनर है, पहली बार लाइफ में ट्रैक कर रहा है, वो भी सिर्फ मेरी दोस्ती के कारण। पर भाई इसने बहुत मेहनत करी है यार, एंड मुझे बहुत सॉरी भी फील हो रहा है, बस यार तूने बहुत अच्छा करा। तो भाई व्यूज ना वर्थ इट है यार, इतना चढ़ना ना इस व्यूज के लिए बहुत वर्थ इट है। वैसे ट्रैक के दौरान हम बार बार सीनिक ब्यूटी की बात कर रहे हैं क्योंकि ये प्रकृति प्रेमियों के लिए कोई जन्नत से कम नहीं है। इसकी खूबसूरती काफ़ी ज़्यादा मनमोहक है। वैसे तो मुझे पता है कि जन्नत इससे भी ज़्यादा खूबसूरत होगा और 100 गुना ज़्यादा खूबसूरत होगा, पर इसकी खूबसूरती भाई शहरों में मैंने आज तक इतनी खूबसूरत जगह कभी नहीं देखी, इसलिए यहाँ आकर के दिल एकदम गार्डन गार्डन हो चुका है मेरा। अभी हमारे कुछ साथी पत्थरों पे चढ़ करके एक नेचुरल पुल की ओर अग्रसर हो रहे थे। इन्हें देख करके मेरा भी मन काफ़ी ज़्यादा मचलित हो रहा था और वहाँ जाने का मन कर रहा था, लेकिन मैंने अपने आप को रोका क्योंकि यहाँ पे पानी का बहाव थोड़ा तेज़ था और मुझे मेरे माताश्री की एक बात याद आती है कि अगर कहीं भी पानी का बहाव तेज़ हुआ और तुम वहाँ गए तो तुम्हारे आगे की सारी ट्रिप्स कैंसिल है। तो इसीलिए मैं आगे की सारी ट्रिप्स की लालच में यहाँ जाने से अपने आप को रोक लेती हूँ और वहाँ दूर से इन लोगों को मज़े लेते हुए देखती हूँ। ये लोग काफ़ी आराम से वहाँ बैठ जाते हैं और फिर चिप्स कुरकुरे के मज़े ले रहे थे और फिर वापस हमारे सारे साथी एक जगह एकत्रित हो जाते हैं और हम फिर ट्रैक के लिए निकल जाते हैं। और रास्तों पे गिरे ये फूल ये ट्रैक की ओर आकर्षित कर रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि भाई आपकी स्पीड ना काफ़ी ज़्यादा स्लो है, जल्दी जल्दी अपने कदम चलाइए क्योंकि खूबसूरती धीरे धीरे बढ़नी ही वाली है। और कहीं कहीं रास्ते इतने ज़्यादा संक्रिय हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं। वैसे मेरे जो ये साथी हैं वो हर 10 कदम पर रुक जाते हैं इन रास्तों की खूबसूरती को देख करके, और उनके साथ फिर मैं भी रुक जाती हूँ क्योंकि इन खूबसूरत वादियों को सिर्फ कैमरे में कैद करने थोड़ी आई हूँ, अपने नैन नक्श से इन्हें कैद कर लेती हूँ ताकि मैं अपने यादों के पिटारे में इसे अच्छे से संभाल के रख सकूँ। वैसे तुम्हें जो ये जवानी अभी मिली है ना, वो बार बार नहीं मिलती, एक बार का अवसर है। या तो तुम क्लब जाके इसे बर्बाद कर सकते हो या फिर ट्रैकिंग पे आकर के इन खूबसूरत नज़ारे को देख सकते हो। और ट्रैकिंग के दौरान तुम्हें हर बार महादेव के एक अच्छे से दर्शन होने वाले हैं। और अगर प्यास लगे तो ऐसे नालों से पानी भर लिया करो क्योंकि पानी के स्रोत की कमी नहीं है इन ट्रैकिंग के रास्तों पे। और अब धीरे धीरे जैसे ही हम अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो रहे थे, जैसे जैसे हम मंजिल की ओर पहुंचते जा रहे थे, वैसे वैसे अब हमें बर्फ़ दिखनी शुरू हो गई थी और फूल पत्तियों की संख्या काफ़ी कम हो चुकी। आपको जो वो आगे भैया दिख रहे हैं वो काफ़ी वजनों के साथ, उन्होंने 60 kg से प्लस वेट उठा रखा और वो हमारे दूसरे गाइड भैया हैं जो हमारे खाने की सामग्री लेकर के जा रहे हैं। हम जो एक बिस्लरी की 1 लीटर की पानी की बोतल लेकर के ट्रैकिंग नहीं कर पा रहे हैं और वो इतने वजनों के साथ इतने आराम से चल रहे हैं। और अब तो रास्ता और भी ज़्यादा ख़राब हो चुका है क्योंकि अब हमें रास्ते में दिख रही है ब्लैक आइस, जिसकी वजह से रास्ता काफ़ी ज़्यादा फिसलन भरा हो रहा है। और साइड साइड में ये आइस देख करके हम लोग बच्चों की तरह खुश हो रहे थे। अमन भाई तो भाई क्रेज़ी हो चुके थे आइस देख करके, पर मैं भाई बहुत परेशान हो चुकी थी क्योंकि मुझे अब चढ़ने में बहुत ज़्यादा ज़ोर आ रहा था एंड मेरे पैर बहुत ज़्यादा फिसल रहे थे।
ट्रैक के इनिशियल में ही हमें गाइड भैया ने बता दिया था कि हमें आगे चल के बर्फ़ वाले रास्तों पे भी चलना पड़ेगा, और मैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि हमें बर्फ़ पे चलना है। लेकिन जब मैं उस रास्तों पे गिरी हूँ ना, जब मेरे पैर फिसले और ट्रैकिंग शूज़ भी मेरी सहायता नहीं कर पाई है, तब पता चला है कि बर्फ़ भरे रास्तों पे चलना कितना ज़्यादा मुश्किल है। ये वादियाँ जितनी सुंदर दिखती हैं उतनी ही खतरनाक है, इसलिए पहाड़ों के साथ कभी भी मजाक नहीं करना चाहिए। और अब फाइनली गिरते पड़ते चोट लगते 6 घंटे की मशक्क़त और ट्रैकिंग के बाद हम पहुंच चुके थे अपने कैंप साइट पे। लेकिन अभी भी हम किरारी लेक नहीं पहुंचे। लेकिन यहाँ पे हमारी जो 2 साथी हैं, दीदी और सिया, वो घायल हो चुकी है, मतलब उन्होंने गिव अप कर दिया है और वो इससे आगे नहीं जाएंगे, वो कैंप साइट पे ही रुक जाती हैं। लेकिन कुछ और जाबाज खिलाड़ी थे जो आधे घंटे का ब्रेक लेने के बाद तैयार थे आगे किरारी लेक पे जाने के लिए। दीदी और सिया ने ये प्लान बनाया था कि वो कल जाएंगे, लेकिन हम लोगों ने सोचा था कि अभी हमने इतनी ट्रैकिंग कर ली है तो थोड़ी और ट्रैकिंग ही सही, लेकिन हम किरारी लेक देख के रहेंगे, और वो भी आज के ही दिन। तो अभी हमें 1 किलोमीटर का और ट्रैक करना है। कैंप साइट से 1 किलोमीटर ऊपर है किरारी लेक, तो हम अभी वहाँ पे जाएंगे। तो जो ये लेक है ना, वो करीबन 2934 मीटर की ऊंचाई पर है सी लेवल से, और ये एक ग्लेशियर लेक है, यानी कि बर्फ़ के पिघलने की वजह से बना है। और इस लेक की पवित्रता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि इसके पास में स्थित है शिव पार्वती जी का एक मंदिर। तो हमारे 2 साथियों ने तो कैंप साइट पे ही हिम्मत तोड़ दी थी, तो बचे 9 लोग जो अब जा रहे हैं समिट पॉइंट के लिए। वैसे तो ये ट्रैक मॉडरेट लेवल का है, लेकिन अगर आप पहली बार ट्रैक कर रहे हो तो थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। तो साथ में पानी की बॉटल, स्नैक्स और जैकेट्स वगैरह रखना बिल्कुल भी मत भूलना, और हमारी तरह ओवर पैक मत कर लेना, क्योंकि जैसे जैसे आप हाइट पे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे वहाँ का तापमान भी गिरता रहेगा। बाकायदा आपको रास्ते में जंगल, नदियाँ, झरने दिखेंगे हर मोड़ पे, लेकिन जैसे ही आपको स्नो दिखनी शुरू होगी समझ लेना कि वहाँ का तापमान काफ़ी ज़्यादा गिर चुका होगा और आपको ठंड काफ़ी ज़ोरों की लगेगी। अब मुझसे गलती ये हो गई थी कि मैंने यहाँ की ठंडी को हल्के में ले लिया। मैं एक ड्राई फिट टी शर्ट पहन के आई थी और साथ में एक हुडी और एक शॉल रख लिया था कि वहाँ पे कितनी ठंडी होगी, इससे तो मैं बच ही जाऊंगी। लेकिन मुझे एक पफर जैकेट या फिर -डिग्री जैकेट लेके आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ की ठंड मेरे बर्दाश्त से तो बाहर थी। लेकिन अगर आप पीक गर्मियों के टाइम पे आ रहे हो तो इतनी ज़्यादा ठंडी तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप प्लीज़ वुलन वेयर्स लेके आइएगा, एज ये जो लेक है वो ग्लेशियर्स के पानी से पिघल के बना है, तो वहाँ ठंडी तो बिल्कुल ही होगी। और हाँ, एक और रिक्वेस्ट, प्लीज़ सफ़ेद कपड़े बिल्कुल भी मत पहन के आइएगा, क्योंकि मैं एस्थेटिक की वजह से सफ़ेद पहन के आई थी जो जाते वक्त काला हो चुका था। और अब यहाँ पे जैद भाई आपको अच्छे से बता रहे हैं कि यहाँ के रास्ते बिल्कुल भी आसान नहीं है। आपको नदियों पे जो पत्थर मिलते हैं ना, वो पार करके ही मंदिर तक आप पहुँच सकोगे। तो महादेव का नाम लिया और हम महादेव के सामने हैं, तो बोलो नमः पार्वती पते हर हर। आखिरकार महादेव की कृपा से हमने अपना समिट पॉइंट कंप्लीट कर लिया, इसलिए उनका और पार्वती माता का आशीर्वाद लेना तो बनता है। अगर महादेव की कृपा ना होती तो कभी भी मैं यहाँ नहीं पहुँच पाती, शायद मैंने भी वहाँ कैंप साइट पे ही गिव अप कर दिया होता। और इतनी ऊंचाई पर बेहद ही खूबसूरत मंदिर बनाए हैं यहाँ के स्थानीय लोगों ने। इस मंदिर की वजह से इस लेक की भी पवित्रता बढ़ चुकी है। तो चलिए अब लेक की ओर अग्रसर होते हैं। इतना दूर ट्रैक करके आए हैं इस बेहद ही खूबसूरत लेक को देखने के लिए। अगर आप मेरी ही तरह एडवेंचर लवर और ट्रिप पगलू हो तो इस ट्रैक को अपनी बकेट लिस्ट में डालना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस ट्रैक के समिट पॉइंट पे आपको देखने को मिलेगा एक परफेक्ट सनसेट, पिंटरेस्ट वर्दी नीला आकाश, बर्फ से ढकी ये चोटियाँ और झील में उनका प्रतिबिंब, यह सब मिलकर एक अलौकिक दृश्य बनाते हैं। तो आप भी अगर ये सब मिस नहीं करना चाहते और अपने मन में किसी भी प्रकार का फोमो नहीं क्रिएट करना चाहते, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डू बुक योर किरारी लेक ट्रैक एज सून एज पॉसिबल। और हाँ, यह सिर्फ एक प्राकृतिक स्थल ही नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ आपके मन, शरीर, आत्मा तीनों को शांति मिलती है, और इसकी सुंदरता अनदेखी नहीं की जा सकती। जो भी यहाँ आता है वह जीवन भर इसे अपने यादों के पिटारे में संजो के रखता है। यहाँ कुछ पल शांति से बैठ करके व्यतीत करने के बाद मेरे मन की सारी व्याकुलता खत्म हो चुकी थी। मेरा चंचल मन अब बहुत ही ज़्यादा शांत हो चुका था, बिल्कुल इस झील के पानी की तरह। अगर आप भी मेरी तरह बहुत चंचल और ओवर थिंकर इंसान हो तो आप समझ सकते हो कि अपने मन की व्याकुलता को शांत करना कितना मुश्किल होता है। और अगर आप इस झील के पानी पे ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि यह झील का पानी अत्यंत ही शांत है, जिसके वजह से पहाड़ों का प्रतिबिंब झील के पानी में दिख रहा है। उसी तरीके से अभी मेरा मन भी काफ़ी ज़्यादा शांत है
और उसकी सारी व्याकुलता ख़त्म हो चुकी है, इसलिए मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को फील कर सकती हूँ। और मैं यहाँ आराम से बैठ करके सनसेट एंजॉय करती हूँ। मेरे बाकी जो साथी होते हैं वो और ऊपर जाते हैं सनसेट देखने के लिए। मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं बची हुई थी, इसलिए मैं उनका इंतज़ार करती हूँ। जब वो सारे वापस आ जाते हैं तो हम रवाना हो जाते हैं कैंप साइट के लिए। हमें अंधेरा होने से पहले ही कैंप पहुँचना पड़ेगा ताकि हमें अन्य समस्याओं का सामना ना करना पड़े। और जैसे ही हम कैंप पहुँचते हैं वैसे ही मेरी जान में जान आती है, और इसको तो मैं शब्दों में बिल्कुल भी बयान नहीं कर पाऊँगी कि कितना अच्छा लग रहा था कैंप पहुँच के। गाइस ये ठंड से बिल्कुल ठिठुर के इसकी जान निकल रही है, ये फिर भी लेक देखने गई थी। और राब्या कैसा लग रहा है राब्या? गाइस उसका मुंह सूज गया है, मुंह पे फोकस करते हुए मैं। जब मैं लेक से वापस आती हूँ मुझे इतनी ज़ोरों की ठंडी लग रही थी कि मेरा दिमाग सुन पड़ चुका था, और एस्थेटिक्स की ऐसी तैसी करा के मैं जैसे तैसे पैकेट फाड़ रही थी मैगी की ताकि हम मैगी बना सके, क्योंकि जो मेरी भूख थी वो चरम सीमा पे पहुँच चुकी थी और अभी मुझे इस वक्त कुछ चाहिए था, वो था खाना। और जब बीच बीच में हमें ठंडी लग रही थी तो हम कैंप में वापस आ जा रहे थे अपने आप को गर्म करने के लिए, और फिर वापस जा रहे थे मैगी देखने के लिए। यहाँ पे मैं अपने आप को लेयर अप कर रही हूँ, डबल ट्रिपल सॉक्स पहन रही हूँ ताकि मुझे ठंडी ना लगे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। मीनवाइल जब हमारी मैगी बन रही थी तब तक आस पड़ोस के कैंप में भी मैगी बन रही थी। ये जीतू भाई की मैगी और इसकी एस्थेटिक्स मुझे अच्छी लग रही है क्योंकि ये प्रॉपर लकड़ियों पे बना रहे। मुझे पहाड़ों पे मैगी बनानी थी, इसलिए मैं सारी तैयारियाँ दिल्ली से ही करके आई थी। इसकी चम्मच भी देख रहे हो कितनी एस्थेटिक लग रही है। और जैसे ही मैगी बन जाती है दिल को जो सुकून मिलता है ना, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत देर के बाद हमें कुछ खाने को मिल रहा था और इतना अच्छा लग रहा था ना। ये बेसिक सी पानी वाली मैगी थी और इसका पानी भी हमने नदी से लिया था, लेकिन इसका टेस्ट अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एकदम हेवन फील हो रहा था। और मुझे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतना ठंडा लग रहा था कि मैंने शॉल की डबल लेयरिंग करके अपने सर पे ढक रखा था ताकि मुझे सर में ठंडा ना लगे, नहीं तो मेरी तबीयत ख़राब हो सकती है। एंड जब तक हमारी मैगी फिनिश होती है तब तक चारों ओर अंधेरा हो चुका था और अब हमें तलब हो रही थी कॉफ़ी पीने की। इसलिए जो दीदी जी हैं वो ज़िम्मा उठाती है कॉफ़ी बनाने का। एंड मेरी जो ठंडी की लेवल थी वो और ऊपर हो चुकी थी, मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी क्योंकि टेम्परेचर जो था धीरे धीरे माइनस में जा रहा था। तो मैं अपने नोज़ पे कवर अप कर लेती हूँ शॉल को, लेकिन एंजॉय करना नहीं भूलती हूँ। अच्छे से एकदम हाई म्यूज़िक प्ले करते और हम फुल मस्ती कर रहे थे। मैं भूल गई थी कि मैं यहाँ सांस नहीं ले पा रही हूँ। और फिर कॉफ़ी बनाने का ज़िम्मा मेरे हाथों में आता है। भाई कॉफ़ी बनाने में जो मशक्क़त हुई है उसे मैं क्या ही बताऊँ। बार बार जो गैस थी वो बुझ जा रही थी क्योंकि इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे हमारी कॉफ़ी बन जाती है उसकी खुशी हम सब में बहुत ज़्यादा थी। एंड फिर बाकी जितने भी मेंबर्स थे हमारे ग्रुप में, मैं सबको कॉफ़ी टेस्ट कराती हूँ क्योंकि इतनी मशक्क़त से कॉफ़ी बनाई है भाई, तो सब डिज़र्व करते हैं पहाड़ों वाली कॉफ़ी। फिर हम अपनी पहाड़ों वाली कॉफ़ी की चीयर्स करते हैं क्योंकि इस कॉफ़ी को बनाने में बहुत ज़्यादा टीम वर्क लगा है। आग अमन भाई ने जलाई, कॉफ़ी दीदी ने इनिशिएट करी, बनाई मैंने। और जब तक हम कॉफ़ी पी रहे थे तब तक अंकल ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना दिया था, जो हमारे कैंप के कुक अंकल थे। उन्होंने बनाया था चावल, दाल, रोटी, सब्जी, एंड इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा लाजवाब था। मैं हाइप अप नहीं कर रही हूँ, लेकिन इतने हायर एल्टीट्यूड पे इतना अच्छा खाना खा करके ना दिल तृप्त हो चुका था मेरा। तो यहाँ के कुक अंकल की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी ना, कि वो एक बार में खाना बना करके रख नहीं दे रहे थे कि ठंडी होती रहेंगी और लोग खाते रहेंगे। वो गर्मा गर्म रोटियाँ बनाते जा रहे थे और परोसते जा रहे थे, तो हम सबके प्लेट में फुली फुली रोटियाँ आ रही थी और ये खा के तो मज़ा ही आ गया। उसके बाद हमारे गाइड भैया ने जो काम किया उसको देख के तो भाई क्या ही बोलूँ, बॉनफायर सेट कर दिया। ये पूरे ग्रुप मेंबर्स एक साथ एकाग्रित हो गए थे और यहाँ पे हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिल रहा था। पर यहाँ पे भी जो हमारे जीतू भाई हैं वो मैगी पगलू हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पे भी मैगी बनाना शुरू किया और फिर शुरू हुआ शेरो शायरी का दौर। ये ख्वाब है या हकीकत, बस इतना बता दो। तुम आओ सिरहाने और मुझे नींद से जगा दो। तुम्हारे साथ ही सबसे ज़्यादा महफूज हैं हम, पर क्या करें, थोड़ा दूर हो तुम, थोड़ा दूर हैं हम। क्या दर्द भरी शायरी, मजा आ गया भाई। सारी दर्द भरी है। दर्द भरी तो नहीं थी। थोड़े दूर हो तुम, थोड़े दूर हैं हम। कुछ तो दर्द है भाई एक मेरी। चलो भाई, इरशाद इरशाद इरशाद। बेहतरीन इरशाद। अरे भाई तुम बैटरी चली गया। एक चांद था जो बादलों में खो गया। वाह वाह क्या बात है। एक चांद था जो बादलों में खो आज नहीं गया। खोया है। मैंने बादल हटने का इंतजार किया, वो किसी और का हो गया। हाँ हाँ हाँ, ये तो तीर ही चला दिया भाई। भाई तैयार नहीं करना चाहिए। चांद समझ लो ना।
अब इससे भी अच्छी कोई रात हो सकती है क्या कि चांद तारों के नीचे हमारी महफिल सजी है, बगल से नदी बह रही है और हमारी शेर व शायरी चल रही है। तब तक हमें पता चलता है कि जो हमारे कुक अंकल हैं उनका गैस ख़त्म हो जाता है एंड उन्होंने अभी तक डिनर नहीं करा है। तो जीतू भैया चालाक बन के अंकल के लिए रोटी बना रहे हैं कि अंकल ने हमें इतना स्वाद खाना खिलाया है, अब हम अंकल को रोटी खिलाएंगे, लेकिन जीतू भाई से हो नहीं पाता है। तो दी लेजेंड अंकल आते हैं, कहते हैं कि भाई बेटा तुमसे ना हो पाएगा, और इतनी तेज़ आंच पे वो रोटियां सेक रहे थे। भाई सोच रहे हो कितने लेजेंड आदमी है हमारे कुक अंकल। ये लम्हे उन हसीन लम्हों में से एक है जिन्हें हम हमेशा याद करना चाहेंगे। 70s, 80s, 90s के पुराने गाने बज रहे हैं और पूरी ग्रुप उसके बीट पे झूम रही है। मीनवाइल जीतू भाई जो है अंकल की मदद करना चाह रहे हैं और कांड कर दे रहे हैं। अंकल ने इतना स्वाद खाना खिलाया और उन्होंने अंकल के लिए जली हुई रोटियां बना दी, इसलिए पूरे 11 मेंबर्स की ग्रुप जुट जाती है अंकल की मदद करने के लिए। लेकिन तब तक तवे में ही आग लग जाती है। अंकल ने इतना स्वादिष्ट खाना खिलाया और हम 11 लोग मिल करके अंकल के लिए रोटियां नहीं बना पा रहे हैं। बताओ भाई ये कहाँ तक फेयर है। अब इसमें हम शहरों में रहने वाले लोगों की भी गलती नहीं है, हमने ढंग से LPG पे खाना नहीं बनाया होगा और अब हमें बोल दिया गया है आग पे खाना बनाने के लिए, तो इसका रिजल्ट क्या ही होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताना कि आपको व्लॉग कैसा लगा। बहुत रात हो गई है तो हम जा रहे हैं सोने के लिए। ओके बाय।